नमस्कार साथियों। 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान में न्याय अधिकार महासम्मेलन होने जा रहा है और उसकी प्रेस वार्ता में आप सब आए, आप सबका स्वागत है। सबको नमस्कार, जय भीम, जय मंडल। साथियों, ये जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारे समाज और हमारे देश की जो बड़ी बुराई है वो जाति है और जाति आधारित व्यवस्था है और इसमें सब लोग जो है अपने अपने तरीके से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। यहाँ प्रयास ये हो रहा है कि सब लोग एक बैनर, एक मंच पर आएं और समस्याओं को इकट्ठा करके और उन पर एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ी जाए। जैसा कि सबको पता है, मुद्दे एक हैं, लड़ाई का उद्देश्य एक है, बस बटे हुए लोग हैं। इसलिए कोशिश ये है कि इस न्याय अधिकार सम्मेलन में सबको जुटाया जाए और सारी समस्याओं की जो जड़ है जातीय जनगणना, उसके लिए पूरा जोर लगाया जाए। साथ में जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे जन जंगल जमीन का है, निगमों का निजीकरण है, न्यायपालिका में जो रिप्रेजेंटेशन है, खासकर जो कॉलेजियम सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए, सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उस पर बात होनी चाहिए, जो घुमंतु जनजातियों की समस्याएं हैं। अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई थी नोबेटिव ट्राइब के लिए और आज भी वो उससे संघर्ष कर रहे हैं, ये खत्म होना चाहिए। मुट्ठी भर लोगों के पास पूंजी जमा हो रही है, मतलब पूंजी का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और ये बहुत खतरनाक है। ठेके में जो नौकरी दी जा रही है वो प्राइवेटाइजेशन का एक नया तरीका है और बैलेट पेपर से चुनाव हो और कुछ और इस तरह के जो बहुजन लोगों के, बहुसंख्यक समाज के जो मुद्दे हैं, खासकर एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण को लेकर के जो समस्याएं हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं बात करने के लिए। इस एक कह सकते हैं कि पूर्व संध्या पर प्रोग्राम के पहले जो तैयारी का एक प्रयास है, उसमें आप सबका स्वागत है। इसमें हमारे साथ कुछ प्रमुख लोग हैं जो इससे जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। वीएन वाघ साहब हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं पैगाम के। श्री विजेंद्र यादव जी हैं, WTP की तरफ से, आप यादव यदुवंशी महासभा से जुड़े हुए हैं। और श्री राम विश्वास कुशवाहा जी हैं, आप भोपाल से आए हैं, ये OBC महासंघ से जुड़े हुए हैं। RB यादव जी हैं WTP से। महेश मानव जी हैं, महेश मानव जी एक OBC महासंघ चलाते हैं। और श्री हंसराज हंसराज जांगड़ा जी हैं, आप जो है लड़ रहे हैं कमीशन में, रोहिणी कमीशन और बाकी सारे जो मुद्दे हैं, खासकर रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्वेशन है उसकी लड़ाई को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जितेंद्र साहब सीनियर बामसेब और पैगाम। हाँ, बामसेब और पैगाम से जितेंद्र साहब सर यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोग जो है इससे जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। इसमें सबसे पहले मैं वीएन वाघ साहब को आमंत्रित करता हूँ कि सर क्या मुख्य मुद्दा है और महाधिकार सम्मेलन के बारे में आप कुछ बताइए। तो जो हमने 10 और 11 मार्च को जो न्याय अधिकार महासम्मेलन बुलाया है इधर रामलीला मैदान में दिल्ली के, तो हमारी जो मूल समस्या है यहाँ की ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था जब तक समाप्त नहीं होती, हमारी कोई भी जो समस्या है बहुजनों की, ये हल नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन होगा रामलीला मैदान में, तो इसमें सैकड़ों जो सामाजिक संगठन है वो हिस्सा ले रहे हैं और उनके माध्यम से जो है ये इधर हजारों के तादाद में जो है बहुजनों के कार्यकर्ता और नेता इधर आ रहे हैं। तो इस फंक्शन में हमने बहुजनों के 100 नेता और कार्यकर्ताओं को इधर बुलाया है ताकि वो इधर हमारे समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी इधर बताया गया है कि जातिगत जनगणना है, जल जमीन का अधिकार है, ये सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है, ये ठेके की नौकरी जो है ये बंद होना चाहिए। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये हमारे बहुजनों के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब तक ये बहुजन वर्ग के लोग जागरूक नहीं होते हैं तब तक ये कारवा जो है ये आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए अलग अलग जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, नेता है और राजनीतिक पार्टी के भी जो
नेता है उनको भी हमने इधर बुलाया है, क्योंकि भले ही बहुजनों की सत्ता आती है, लेकिन हमारे बहुजन वर्ग के लोग अगर जागरूक नहीं होते तो ये सत्ता जो है ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। तो इसलिए बहुजनों को जागरूक करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और हमारे जो महापुरुष थे, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और ऐसे गुरु और संतों ने यही काम किया जागृति का। तो ये जो संगठन के माध्यम से ये जो 10 और 11 मार्च का जो फंक्शन हो रहा है रामलीला मैदान में, ये बहुजनों के जागृति के लिए है पर्टिकुलरली। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा बहुजनों के लोग कैसा हिस्सा लेंगे ये हमने देखना है। धन्यवाद। अच्छा, अब इस क्रम में आगे जो है विजेंद्र यादव जी हैं। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबको मेरा नमस्कार। साथियों, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में देश भर के तमाम सैकड़ों बहुजन समाज के संगठनों के द्वारा एक संयुक्त मोर्चा बनाकर संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से 10-11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर, जो देश के अंदर एक वर्षों पुरानी हमारी मांग है, देश में जो जनगणना के साथ जातिगत जनगणना की, जो अब इस समय जनमत मुद्दा है और जो बहुसंख्यक समाज की सभी बीमारियों की दवाई है, कहीं ना कहीं प्रमुख मुद्दा जातिगत जनगणना। और जो ईवीएम द्वारा जो बाबा साहब ने हमारा वोट की संविधान के तहत वोट की ताकत दी थी, उस वोट की ताकत को ईवीएम ने खत्म कर दिया। उस वोट की ताकत को बचाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराकर इस देश के अंदर ईमानदारी से चुनाव कराया जाए। इसके साथ तमाम बहुसंख्यक समाज के मुद्दों पर वहां पर बहुसंख्यक समाज के लोग चर्चा करेंगे, उनके उत्थान के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये एक ऐसा जनमत मुद्दा है। अगर ये आने वाले संसद के सत्र के अंदर जो मार्च में हमारा शुरू होने जा रहा है और जो मान्यवर काशीराम की जयंती पर जो 10-11 मार्च को हम लोग इस न्याय अधिकार महाकुंभ को करने जा रहे हैं, तो जातिगत जनगणना कराने की क्यों जरूरत पड़ी हमारे को? वो इसलिए जरूरत पड़ी कि 75 वर्ष के अंदर जो 10% के मनुवादी लोग हैं, जो न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका पर प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, जितने भी सेक्टर देश के अंदर हैं, जो मूल निवासियों ने देश को आजादी के बाद बनाया, सींचा उनको, उन पर हक अधिकार 10% के लोगों ने कब्जा जमा लिया है। तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना अगर ईमानदारी से हो जाती है तो देश के अंदर किस जाति की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कितनी डाउन है, कितनी अपर है, उसके हिसाब से सरकार योजनाएं बनाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या बारी, उसको उतनी हिस्सेदारी न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका प्राइवेट सेक्टर में दी जाए। और आने वाले टाइम में जो ईवीएम द्वारा जो वोट की ताकत को हैंक किया जा रहा है, तो हमारा ये मुद्दा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जो भी चुनाव हो उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इसलिए तमाम बहुसंख्यक समाज के संगठन 10 और 11 मार्च को इस देश की राजधानी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारी संख्या में नहीं, करोड़ों की लोग संख्या में पहुंच रहे हैं और वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपने लोगों को जागरूक करेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से देश की सरकार को यही कहना चाहता हूं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि बहुसंख्यक समाज के जो मुद्दे हैं, इनको आने वाले संसद के सत्र के अंदर जातिगत जनगणना कराकर उसकी हिस्सेदारी देने का काम करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर हमारी वोट की ताकत को बचाकर उसको ईमानदारी से चुनाव कराया जाए। और जो ठेकेदारी जो इस देश को बेचा जा रहा है, गेल, बेल, रेल, जेल सब बेच दिया गया, ये इसलिए बेचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 75 वर्ष में बहुसंख्यक समाज के लोग शिक्षित हो रहे हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, एमएलए, एमपी बन रहे हैं। उनको रोकने के लिए, हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाकर हमारा कॉलम खत्म किया जा रहा है। इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा जो आरक्षण मिला हुआ उसमें जो है हमारा पूरा लागू किया जाए, हमें उसका हक मिले। एक है कॉलेजियम सिस्टम, जो अभी इस टाइम आपने देख रहे होंगे जनमत मुद्दा है। एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि ये गलत है, चीफ जस्टिस कहता है ये ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ दोनों मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। कॉलेजियम सिस्टम से 75 वर्ष में 350 परिवार, वही मनुवादी, एक ही जाति के लोग उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। क्योंकि न्याय, ये जो यूपीएससी की परीक्षा की तरह का अगर जजों की भर्ती हो
तो कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे भी उसमें जज बन सकते हैं। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना हो, इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म कर UPSC की परीक्षा कराई जाए, और आने वाले टाइम में अगर बहुसंघ समाज के लोग इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो जातिगत जनगणना भी होगी और हम अपने अधिकार को ले पाएंगे। इसलिए दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं तमाम बहुसंघ समाज के संगठनों से, बहुसंघ समाज के नेताओं से, बहुसंघ समाज के समाज सेवियों से आह्वान करता हूं कि वो 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारी संख्या में पहुंचकर इस न्याय अधिकार महाकुंभ को कामयाब करें और बहुसंघ समाज के हक अधिकार दिलाएं। रामविश्वास कुशवाहा जी भोपाल से। मैं रामविश्वास कुशवाहा, महासचिव पिछड़ा वर्ग विकास मोर्चा मध्य प्रदेश। इस आयोजन में मध्य या तो बीच में बैठो आवाज है। चलो ठीक है, दूसरे से RB यादव जी। जी, सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद, क्योंकि हमारी दबी कुचली आवाज को देश के और बड़े लोकतंत्र में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 10/11 को हम सभी भारतवासी मूल निवासी OBC SC ST माइनॉरिटी के लोगों से हाथ जोड़ करके आह्वान करते हैं कि 10/11 को रामलीला मैदान में अपने हक अधिकार, ABM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और जाति जनगणना करा करके अपने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और WTP और पैगाम के द्वारा ये कहा जा रहा है, क्योंकि भूखा पेट ही क्रांति लाता है, वो समय आ गया। हमारा हक अधिकार छीन करके आज भारतवर्ष को फिर खोखला बनाया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही हम सब का पैगाम है। हम सब भारतवासी हैं, संघर्ष करना हमारा काम है। मेरे भाइयों, ये 3% के लोग, एक विशेष कौम के लोग जो हमारे हक अधिकार को छीन रहे हैं, जो अपने आप को खुद को ही राष्ट्र समझते हैं और खुद की विचारधारा को हिंदुत्व समझते हैं, खुद के द्वारा जब हमारे ऊपर दलित शोषित वंचित के ऊपर उपद्रव करते हैं तो कहते हैं सैन्य प्रक्रिया हो रही है। खुद अपने विचारधारा के द्वारा जब हमको गालियां देते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा का वाक्य है। मेरे भाइयों, इनकी पहचान है, ये बुरा सुन करते हैं और बुरा देखते हैं और बुरा ही सुनते हैं। इसलिए सभी जितने भी संगठन हैं भारतवर्ष में, छोटे मोटे, सभी से आह्वान किया जा रहा है कि अब समय आ गया है, एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के एक मंच पे आओ, तभी जा करके हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। और OBC SC मूल निवासी वह सोता हुआ शेर है, जिस दिन जग जाएगा ये सब के सब ढेर हो जाएंगे। इसलिए समय आ गया है। 2024 अगर कहीं आपके हाथ से चला गया तो फिर नवीन रियासतीकरण हो जाएगा, फिर उसी तरह का जैसे राजा महाराजा की तानाशाही चलती थी। आज गद्दी पर देख लीजिए, गद्दी पर जो बैठे हैं बुज़दिल है, फौलाद नहीं। आवाम, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित का दर्द हो क्या जाने, जिनके घर औलाद नहीं। आज एक तरह से देखा जाए कि हम लोगों की बात सुनने वाले यही कह के आए थे कि आप लोगों को 15 लाख खाते में और आपका हक के अधिकार दिया जाएगा, किसानों की आय दुगनी की जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं हर रास्ते से भटका दिए हैं। आज घाव पे घाव दे रहे हैं। जब तक एक जगह मरहम लगाया जा रहा है दूसरा घाव हो जा रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ये कब तक चलेगा? आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है, पूरा विश्व की निगाह भारत पे रहती थी। मैं एक पाकिस्तान का छोटा सा एक गाना आप लोगों के बीच में चल रहा है, झुल्ले लाल के बुल्ले लाल ने मिलकर हाहाकार मचाया, झुल्ले लाल के बुल्ले शाह ने मिलकर हाहाकार मचाया, फिर जोगी बुलडोजर लेके घर में आग लगाया। एक बार जो लग जाती है देश बेचैन बीमारी, फिर मरते दम छूटती नहीं, तिकड़म की तैयारी, जोगीरा सारा आगे होली है। इसलिए बुरा न मानो, होली है और इनको पूरा विश्व देख रहा है कि इनके यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है। और हमारे यहाँ के लोग अभी सोए हुए हैं, कब तक सोते रहोगे? जागो ये मूल निवासियों। जब भी चाहे अंग्रेज, मुगल, ब्रिटिश जो भी आए हैं, यही किसान, मजदूर और आवाम मूल निवासी ही लड़ करके उनको भी भगाने का काम किए हैं। इसलिए अगर नहीं जागते हो तो राष्ट्र लुट जाएगा, राष्ट्र का किसान, आवाम, मजदूर लुट जाएगा। ये आसार नजर आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए एक तरह से जुमलेबाज, झूठे, तड़ीपार नजर आते हैं।
यही मूल निवासी भारतवासी गरीब शोषित वंचित दलित देश को विश्व गुरु और कृषि प्रधान देश बनाए। आज गद्दी पे बैठे हुए लोग इन्हीं को गद्दार बता रहे हैं। इसलिए 10 और 11 तारीख को सभी लोग विशेष ध्यान दें और जिसको जो सहयोग करना हो, क्योंकि हमारा गरीब मजदूर शोषित वंचित का यह समाज मिल करके लड़ाई लड़ रहा है। सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो सहयोग देना हो उनके लिए भी खाता नंबर दिया जाएगा, वो हमारा सहयोग करें। और क्योंकि निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए सबका सहयोग चाहिए और हमें सभी पार्टी के सभी दलों को सभी संगठनों का आह्वान किया जाता है, सब 10-11 को पहुंचो और सबको मंच दिया जाएगा, अपनी आवाज को बुलंद करो। इन्हीं बातों के साथ भाइयों, ये आवाज पूरे देश में फैला दो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। इसलिए क्योंकि जिनको अधिकार दिया गया था आज रक्षक भक्षक बन गया। पुलिस वाले हमारे गरीब भाई दलित शोषित वंचित किसान जाते हैं, आवाज उन्हीं के ऊपर पकड़ करके बंद कर दिया जाता है, उल्टे मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है इनका। इसलिए समय आ गया है, सभी जागरूक मंच के द्वारा सब लोग एकजुट हो, ईर्ष्या ईगो छोड़ दो। अगर भारत राष्ट्र हमारा खत्म होता तो पूरे भारतवासियों की बदनामी होगी। इसलिए संविधान बचाओ और गरीब बचाओ और पूरे आवाम को बचाओ, यही हमारा निवेदन है। महेश मानव जी। मित्रों, मैं महेश मानव, प्रेसिडेंट ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया। आज ये कार्यक्रम जो हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी देश की ये दुर्दशा है कि देश में जो बहुसंख्यक समाज, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो संकल्प लिया गया था हमारे संविधान निर्माताओं ने कि सबको समता, बंधुत्व, खुशहाली और सबको समान अवसर मिलेंगे, लेकिन यहाँ 75 साल में उल्टा हो रहा है। प्रारंभ में सबकी शिक्षा लगभग समान थी, एक सी व्यवस्था थी और इलाज की व्यवस्था भी लगभग एक थी और रहने की व्यवस्था में भी ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन आज स्थिति 75 साल बाद उल्टी हो चुकी है, गरीब और गरीब हो गया है और पैसे वाला और पैसे वाला हो गया है। शिक्षा में कितना जमीन आसमान का अंतर हो गया है और इसी तरह से इलाज में लाखों के महंगे इलाज और लाखों की महंगी शिक्षा और लाखों के महंगे मकान, ये देश की 1000 में एक भी व्यक्ति के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है कि 1000 लोग, कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं, ये तीनों चीजें किसी भी हालत में हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि कहें तो 1000 से भी ज्यादा हैं। तो क्या देश की स्थिति है? हम विश्व गुरु बनाने चले हैं और विश्व गुरु बर्बादी में जरूर बना दिया है। और भ्रष्टाचार में, सुनिए, सभी देशवासी जानते हैं इस बात को कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति अपनी आमदनी का लगभग आधा टैक्स देता है, जो भी सामान खरीदता है, जो भी खर्च करता है, चाहे वो 3000 रुपए महीना कमा रहा हो, चाहे वो 20,000 कमा रहा हो, चाहे 50,000 कमा रहा हो, चाहे 80,000 कमा रहा हो। 1 लाख 2 लाख वालों की तो आमदनी ज्यादा है, इसलिए उसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ना है। किसी की 2 लाख आमदनी कर लीजिए, आधा टैक्स ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उसे 1 लाख मिलेगा। लेकिन जो रात दिन मेहनत कर रहा है बेरोजगार व्यक्ति, जो 5,000, 10,000, 15,000 में रात दिन लगा हुआ है और उसकी आमदनी भी कम है और जो भी सामान खरीदता है सरकार का उसमें आधा टैक्स जुड़ा हुआ है। उस टैक्स से लाखों करोड़ रुपए बजट में इकट्ठे होते हैं। 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख करोड़ का बजट बनता है और 1% भी एक डिपार्टमेंट ने अपने विकास जो बजट आवंटित हुआ है 1% भी कमीशन लिया तो 1000 करोड़ हो गया। 1 लाख करोड़ में 1000 करोड़, और एक नहीं लेता है, पूरे देशवासियों को मालूम है। जो टेंडर होते हैं, कंपनियां, सभी जानते हैं, सभी घर में अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, ठेकेदार भी है, छोटे बड़े, और सारे जो मंत्री, एमपी, एमएलए सभी संपर्क है सबके। तो सबको पता है कि हर डेवलपमेंट के काम में जो करोड़ों अरबों रुपए के डेवलपमेंट होते हैं उनमें कमीशन खोरी, उनसे लाखों करोड़ रुपए एक व्यक्ति के पास कमीशन जाता है। और ऊपर के जो बैठे हुए केंद्र में अधिकारी, व्यापारी और कई नेता, उसमें भी मंत्री कह लें, 1-1 हजार करोड़ नहीं, 10-10, 5-5 हजार करोड़ बजट में कमीशन खोरी से। इसी से महंगे प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, उनमें 50-50 लाख रुपए फीस लगती है।
ये कहां से पैसा आया, किसी की जांच में ढाल दीजिए, सब में घोटाले निकलेंगे, सब ब्लैक मनी है। और जिनका पैसा है, जो देश के बहुसंख्यक SC ST OBC मोस्टली उसमें है, 99% वही लोग हैं। अब बाद में कोई एक आध होगा, तो पैसा उन्हीं का, और उन्हीं को घर से बाहर कर दिया, उनको इलाज से बाहर कर दिया, उनको शिक्षा से बाहर कर दिया, और उन्हीं के पैसे से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उन्हीं के पैसे से अरबों खरबों की कंपनियां चला रहे हैं और देश और विदेश में जमा कर रहे हैं। ये ढांचा इतना बिगाड़ दिया। 90 से जब सामाजिक न्याय के आंदोलन में BP सिंह ने आरक्षण लागू किया 27% OBC के लिए, तो उसी दिन से तय कर लिया गया कि आरक्षण खत्म कैसे किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में ले आइए। और प्राइवेट सेक्टर में तमाम लोग पहले से ही पैसा कमा चुके हैं और अब भी कमा रहे लगातार, तो ये निजी सेक्टर में सब कुछ जा रहा है, निजी क्षेत्र में। तो जिसमें पैसा नहीं है, न उसे कोई लोन मिलेगा, न वो कंपनी चला पाएगा, न उसको कोई शेयर देगा। तो आप खुद लोग समझिए, आप सब लोग विद्वान बुद्धिजीवी हैं, कि देश की इतनी बड़ी आबादी, 1000 में एक आदमी गुजारा नहीं कर पा रहा है, तो कैसा प्रजातंत्र है। बड़े शर्म की बात है। हम लोग डिग्रियां लिए घूम रहे, तमाम सारे लोग एक से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लिए हुए, LLB की डिग्रियां लिए हुए, MBA की डिग्रियां लिए हुए, इकोनॉमिस्ट, तमाम अर्थशास्त्री हैं, तमाम प्रोफेसर हैं, और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं देश का ढांचा क्या है और देश का ढांचा किसने बिगाड़ा है और ये देश का ढांचा ठीक कैसे होगा। इसमें सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि देश को बचाइए। और इसी उद्देश्य से इस 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान में देश के बहुसंख्यक समाज के जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो हम 1000 बता रहे हैं, 1000 में तो हम जो लोग 99 के लिए, चाहे 1000 में एक दो थोड़ा दाल रोटी खा रहा, गुजारा कर रहा है, बाकी हजारों के हजार गरीब है, तब एक कहीं थोड़ा सा गुजारा कर पा रहा है। इतनी बड़ी आबादी, उसके तमाम संगठन चल रहे हैं। उन सभी संगठन के लोगों को आह्वान किया गया है और सभी नेताओं को आह्वान किया गया है कि आप इस पे आइए और मंच पे आइए और सही रास्ता दिखाइए, न पब्लिक आपको सही रास्ता दिखा देगी। और हम लोगों का ये भी कार्यक्रम है कि जो सुविधा सांसद को, विधायक को महंगे इलाज की, महंगी शिक्षा की और महंगे मकान की सुविधा जो मिलती है, वही शिक्षा, इलाज और मकान देश के हर नागरिक को देना पड़ेगा। एग्रीमेंट करे, एफिडेविट दे करे, और वो लिखे एफिडेविट में, एग्रीमेंट में कि हम अगर अपनी जैसी सुविधाएं नहीं देते हैं तो हमारा आजीवन कारावास, हमारी संस्था खत्म और आजीवन हमारी संपत्ति से कोई मतलब नहीं, तब बेदखल। तो ये हम नई चीज कर रहे हैं इंडिया में। आज तक शायद आपने तमाम प्रेस वार्ताएं की होगी और एक भी कहीं अगर बोला हो। और देश में बताइए कि जिसकी वजह से देश की जो दशा है, इसका नाम है करप्शन, इसका कहते हैं भ्रष्टाचार हिंदी में। आज तक इंडिया के किसी भी बोर्ड में, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा का प्राइमरी बोर्ड हो, चाहे वो आपका जूनियर का हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा का हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता कि भ्रष्टाचार क्या है और भ्रष्टाचार की पहचान क्या है और भ्रष्टाचार से समाज में क्या असर पड़ता है और भ्रष्टाचार से कितनी जो जिंदगियां बर्बाद होती है। और उस भ्रष्टाचार की पहचान के लिए इसमें एक सिलेबस रखा जाए, एक पाठ्यक्रम रखा जाए। और इस पर किसी ने भी ऑल इंडिया लेवल पर आज तक किसी ने PhD नहीं की इसी पर, भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाएगा और इसके क्या क्या पहचान के तत्व हैं भ्रष्टाचार के। और बच्चे जो बराबर के उधार के लिए एक ही क्लास में एक भ्रष्ट अधिकारी का बच्चा पढ़ रहा है, कर्मचारी का, एक ईमानदार का पढ़ रहा है, आप दोनों को बच्चों के लिए एक ही पोस्ट है उसकी। और एक भ्रष्टाचार वाला हाई फाई सब कुछ स्कूल में, उसी स्कूल में हाई फाई सब कुछ दिखा रहा है, गाड़ियों में आ रहा है और अच्छे उसके स्टैंडर्ड सारे कुछ साधन है, और एक बच्चा उसी पोस्ट पे है, उसी का पिता उसी पोस्ट पे है, वो भ्रष्ट नहीं है, ईमानदार है, तो उस बच्चे के पास कुछ नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है देश के अंदर कि भ्रष्टाचार से हीन भावना विकसित होती है हमारे बच्चों में। तमाम बच्चे कहते हैं ये क्या दुर्दशा हो गई हमारी, और वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और सबको दिखाई दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचार नाम पर भी इस देश के अंदर एक पाठ्यक्रम बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी में रिसर्च होनी चाहिए, उसमें अधिकांश मात्रा में लोग इस पर रिसर्च कराएं और भ्रष्टाचार खत्म करने के अपने आप रास्ते निकलेंगे और समाधान निकलेंगे। जैसे रिसर्च में तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रिसर्च हो रही है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में रिसर्च हो रही है, तमाम वैज्ञानिक क्षेत्रों में रिसर्च हो रही है, तो उसमें समाधान निकल रहे हैं, उनके तमाम साधन उपलब्ध हो रहे हैं, तो भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं रिसर्च हो रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।